फाइंडिंग्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हम क्लिनिकल फीचर्स की फाइंडिंग्स की बात कर रहे थे जो हमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में मिलती हैं। अगर हम लोग फिर से हम वापस उस वाली स्लाइड्स पे जाएं जिसमें हमने बात की थी असेसमेंट की, प्राइमरी असेसमेंट की, तो हम अभी बात करेंगे प्राइमरी असेसमेंट की। ठीक है, तो हमें एयरवे में क्या मिलेगा, जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के पेशेंट्स होंगे इनमें जो है ना हमारे पास टिपिकली जो है ना पैटेंट एयरवे होता है, अनलेस के कोई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो इम्पेयर्ड हो। ठीक है, अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड नहीं है ना तो हमें एयरवे जो है ना पैटेंट मिलेगा, मेंटेनेबल मिलेगा, कोई मसला नहीं होगा एयरवे में। ठीक है, ब्रीथिंग जो है ना टेकिपनिया होगा विदाउट इंक्रीज एफर्ट, इंक्रीज ब्रेथ रेट होगा। सर्कुलेशन में टैकीकार्डिया मिलेगा। जब मैंने आपको बताया था कभी भी जब हमारे पास वॉल्यूम का मसला होता है तो कार्डिक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शो करता है, तो उसमें हमें टैकीकार्डिया मिलेगा, इंक्रीज हार्ट रेट। सेकेंडली एडुकेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिल सकता है, नैरो पल्स प्रेशर मिल सकता है, या सिस्टोलिक हाइपोटेंशन भी मिल सकती है। वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस मिलेंगी, ये आपने याद रखना है, वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस मिलेंगी क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, इसलिए जो है वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस मिलेंगी। ठीक है, कूल टू कोल्ड पेल मोर्टल स्किन मिलेगी कि वहाँ तक जो है वॉल्यूम ही रीच नहीं कर पा रहा है, परफ्यूजन नहीं हो पा रही, तो कोल्ड पेल स्किन मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के चांसेस हैं कि वो ऑल्टर्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है। ओलिगोयूरिया मिलेगा। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो चेंजेस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मिल सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ जो है ना ऑफन कूलर देन ट्रंक। मेन बात आपने इसमें क्या याद रखनी है कि टैकिपनिया मिलेगा, टैकीकार्डिया मिलेगा, वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस होंगी, कोल्ड टू कूल पेल मॉडल स्किन मिल सकती है। ठीक है, मेन बात आपने ये याद रखनी है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के पेशेंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, अगर हम एयरवे की बात करें इसमें भी सेम यूजली पेटेंट होगा अनलेस कोई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड ना हो। तो टैकिपनिया मिलेगा, इसमें जो है ना हमारे पास चाइल्ड नमूनिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है या कोई कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के साथ जब तक प्रेजेंट नहीं करेगा तो हमें टैकिपनिया मिलेगा। सभी हो सकता है कि टैकिपनिया ना हो, ज़रूरी नहीं है, इसमें कॉमन फाइंडिंग नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में कि टैकिपनिया मिलेगा। अगर तो चाइल्ड नमूनिया के साथ है या कार्डियोजेनिक कोई पल्मोनरी एडिमा है अंडरलाइन कॉज तो फिर टैकिपनिया मिल सकता है, लाजमी नहीं है कि हमेशा मिले। मेन बात डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमने कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, थर्ड स्पेसिंग होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें सर्कुलेशन में क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया, बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस मिलेंगी, डिलेड कैपिलरी रिफिल टाइम मिलेगा, और हम लोग को वार्म फ्लश स्किन मिल सकती है पेरिफेरली। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है, या तो वार्म शॉक भी हो सकता है या कोल्ड शॉक भी। वार्म की कंडीशन में वार्म फ्लश स्किन मिलेगी और कोल्ड की कंडीशन में हमारे पास पील मॉर्टल स्किन मिलेगी या हाइपोटेंशन भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें ना कोई वो नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या हाइपोटेंशन मिलेगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डी में चेंजेस ऑफ लेवल कॉन्शियसनेस मिल सकती है, एक्सपोजर में फीवर या हाइपोथर्मिया मिल सकता है। अगर सेप्टिक शॉक है तो उस केसेस में हमारे पिटिकाए या पर्परिक रैश मिल सकता है सेप्टिक शॉक में। मेन बात आपने क्या याद रखनी है इसमें आपने मेन बात याद रखनी है कि हमारे पास बाउंडिंग पेरिफेरल पल्सेस होंगी, डिलेड रिफिल टाइम होगा। ठीक है, और सेप्टिक शॉक के केसेस में पिटिकाए या पर्परिक रैश मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में हमारे पास एयरवे जो है ना यूजुअली पेटेंट होगा अनलेस वही बात है कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो। ब्रीथिंग में टैकीकार्डिया मिलेगा हम लोग को, टैकिपनिया होगा, इसे टैकीकार्डिया लिखा हुआ है पर टैकिपनिया होगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट होंगे, नेजल फ्लेयरिंग मिल सकती है, ग्रंटिंग मिल सकता है अगर पल्मोनरी एडिमा है तो। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक के केसेस में। सर्कुलेशन में टैकीकार्डिया अगेन
आपने हर शॉक में ये याद रखना है, उसमें टैकीकार्डिया, टेकेप्निया मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मल लो ब्लड प्रेशर मिल सकता है विद नैरो पल्स प्रेशर, वीक और एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस मिल सकती हैं, डिलेड कैपिलरी रेफिल टाइम और कूल एक्सट्रीमिटीज़ मिलेंगी, कूल एक्सट्रीमिटीज़। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साइंस मिल सकते हैं, पल्मोनरी एडीमा, हेपेटोमेगैली, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन वगैरह, और साइनोसिस मिल सकती है अगर जो है अंडरलाइन कॉज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या पल्मोनरी एडीमा है। में कोल्ड पेल मॉर्टल स्किन मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा वही बात है, ओलिगोयूरिया मिलेगा, चेंजेस इन लेवल कॉन्शियसनेस मिल सकती है, और एक्सट्रीमिटीज जो है ऑफन कूलर होंगी देन टंग। मेन बात क्या है हमने कार्डियोजेनिक में, कार्डियोजेनिक का जो मेन कॉज होता है ना, कार्डियोजेनिक शॉक हो क्यों रहा है, या तो कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, या फिर मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या कार्डिक कोई अपनी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है। मतलब कि जैसे मायोकार्डाइटिस हो गया, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी में मसला है, इसलिए जो है कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, कार्डिक आउटपुट में कम हो रहा है और कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हमने बात की थी कि हमारे पास आउटफ्लो ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में फ्लो में मसला होगा, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब इसमें ना हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं, कार्डिक टेम्पोनार्ड और टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अगर हम लोग कार्डिक टेम्पोनार्ड की बात करें, इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट बेसिकली कि हमारे पास मेन बात क्या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में कि इसमें हार्ट जो है ना पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उसको बाहर से प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से वो अपनी पंपिंग एबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो रहा है। दो केसेस हैं, कार्डिक टेम्पोनार्ड और टेंशन न्यूमोथोरैक्स। कार्डिक टेम्पोनार्ड में हम लोग को क्या मिलेगा, एयरवे पेटेंट होगा अनलेस कोई बात है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिल सकता है हमें कार्डिक टेम्पोनार्ड की पेशेंट में विद इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट। सर्कुलेशन में टैकीकार्डिया, पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन, वीक डिस्टल पल्सेस मिलेंगी, कूल एक्सट्रीमिटीज, डिलेड कैपिलरी रिफिल टाइम मिलेगा। मेन बात क्या रखनी है हमने, मफल्ड और डिमिनिश्ड हार्ट साउंड्स मिलेंगे कार्डिक टेम्पोनार्ड के प्रेशर में, और नैरो पल्स प्रेशर मिलेगा, और पल्सेस पैराडॉक्सिस मिलेगा। पल्सेस पैराडॉक्सिस क्या होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है ना डिक्रीज हो जाता है ज़्यादा 10 मिलीमीटर Hg से ज़्यादा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिल सकती हैं, जैसे जुगुलर वेनस प्रेशर रेस मिल सकता है इन सब केसेस में, ठीक है। अगेन चेंजेस ऑफ लेवल कॉन्शियसनेस से मिल सकता है, एक्सट्रीमिटीज ऑफन कूलर देन टंग। मेन बात आपने याद रखनी, मफल्ड डिमिनिश हार्ट साउंड मिलेंगे हमें ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डिक टेम्पोनार्ड में। नेक्स्ट है हमारे पास टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये अगेन जो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की कैटेगरी में आता है। एयरवे जो है ना, इसमें हमें पैटर्न भी एडवांस अगर वेरिएबल है, जिस तरह की सिचुएशन है, अगर प्राइमरी कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ना, तो हमारे पास जो है ना एयरवे डेविएटेड होगा, एडवांस एयरवे होगा, मतलब कि ट्रैकिया जो है ना अब याद रखिएगा एयरवे पैटर्न नहीं होगा, ट्रैकियल डेविएशन हुई भी होगी जिस साइड पे हमारे पास एयर है, जिस साइड पे हमारे लेट्स सपोज कि ये हमारे पास लंग है, अगर हमारे पास इस प्लूरा के साइड पे हमारे पास ज़्यादा टेंशन ज़्यादा एयर है इस वाली साइड पे, जिसकी वजह से ये पूरा स्वेल हुआ पड़ा है, तो हमारे पास जो एयरवे होगा ना वो दूसरी साइड पे डेविएट कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को एयरवे ट्रैकिया जो है ना डेविएशन मिलेगी, ब्रीथिंग में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा, और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट के साथ हाइपर रेजोनेंस होगा अफेक्टेड साइड, हाइपर एक्सपेंशन ऑफ अफेक्टेड साइड मिलेगी हमारे पास। जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा एयर हमारे पास होगी वहाँ पे हमारे हाइपर रेजोनेंस मिलेगी। सर्कुलेशन बात करें तो डिस्टेंडेड नेक वेन्स होंगी, रैपिड डेटोरेशन परफ्यूजन, कॉमनली रैपिड एवोल्यूशन फ्रॉम टैकीकार्डिया टू ब्रैकिकार्डिया मिल सकता है, और हाइपोटेंशन मिलेगी, और चेंजेस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मिल सकता है, एक्सट्रीमिटीज ऑफन कूलर देन टंग। हमने किस किस की बात की, हमने बात कर ली हाइपोवॉलेमिक शॉक की बात कर ली हम लोगों ने, उसके बाद हमने बात करी कार्डियोजेनिक शॉक की, उसके बाद हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि मिक्स शॉक मिलता है,
मतलब कि हमारे पास सेप्सिस, सेप्टिक शॉक और या फिर हमारे पास हाइपोवॉलेमिक शॉक दोनों एक साथ मिल रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि मिक्स शॉक की फाइंडिंग्स मिल रही होती। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर हम लोग हाइपोवॉलेमिक शॉक की बात करें तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हेमोरेजिक और नॉन हेमोरेजिक। अगर हाइपोवॉलीमिया बेसिक किस वजह से हो सकता है, मेन बात तो आपको ये पता होनी चाहिए पहले कि बर्न्स की वजह से हो सकता है। बर्न्स में हमारे पास वॉल्यूम डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, बर्न्स की वजह से हो सकता है। ट्रॉमा हुआ है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, प्रोफ्यूज डायरिया है, एक्सेसिव डायरिया, जिसकी वजह से हाइपोवॉलीमिया हो रहा है। तो हाइपोवॉलीमिया अगर हमारे पास नॉन हेमोरेजिक कॉज है तो उसमें हम लोग 20 ml पर kg नॉर्मल सलाइन देंगे और रिपीट करेंगे एज पर नीडेड। हेमोरेजिक के केस में एक्सटर्नल ब्लीडिंग को पहले कंट्रोल करेंगे, फिर 20 ml पर kg नॉर्मल सलाइन देंगे और रिपीट करेंगे उसको 2 से 3 दफ़ा जब उसकी ज़रूरत होगी। और पैक्ड RBCs जो है ना वो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के केसेस में अगर हमारे पास सेप्टिक शॉक है तो फ्लूइड बॉलर्स देंगे, वैसो एक्टिव सपोर्ट देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। एनाफाइलेक्टिक के केस में क्या होता है कि एलर्जी होती है, एलर्जिकल रिएक्शन होता है, तो हम सबसे पहले IM एपिनेफ्रिन दे देंगे, फ्लूइड बॉलर्स देंगे, एल्बुट्रॉल दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन्स लाजमी देनी है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। अगर फिर भी कुछ सही नहीं होता तो फिर IV एपिनेफ्रिन का डोज देंगे। पहले हमने IM एपिनेफ्रिन का डोज दिया था, लेकिन अगर जब हमारे पास कंडीशन सही नहीं हो पा रही तो IV एपिनेफ्रिन का डोज देंगे। न्यूरोजेनिक के केस में 20 ml पर kg वही नॉर्मल सलाइन देंगे और वैसोप्रेसर्स देंगे और PRN प्रोनेक्टर होता है, मतलब कि हम इसको रेफर कर देंगे। कार्डियोजेनिक के केसेस में अगर हमारे पास ब्रेडी ट्रैकी एरिथमियास हो रहे हैं तो जो इसका एल्गोरिथम है वो मैनेज करेंगे, ठीक है। इस और जो अदर कॉजेज है जैसे मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ की वजह से हो रहा है तो इन पेशेंट में 5 to 10 ml पर kg नॉर्मल सलाइन बोलस देंगे, वैसो एक्टिव इन्फ्यूजन देंगे और इसका अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे। अच्छा, ये पूरे हमने ना याद रखना है कि हमारे पास जितने हमने शॉक की बात करी ना, हाइपोवॉलीमिया डिस्ट्रीब्यूटिव, इफ हम वहाँ पे 20 ml पर kg के हिसाब से नॉर्मल सलाइन दे रहे थे, लेकिन कार्डियोजेनिक के केस में हम 5 to 10 ml पर kg नॉर्मल सलाइन देंगे, क्योंकि हम जो है ना मे बी कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में जा रहा, कॉन्जेनाइटल कार्डिक फेलियर हो तो हम लोग को उसको फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना है, इस वजह से इसमें 5 to 10 ml पर kg देंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में अगर हमारे पास कोई लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे और एक्सपर्ट कंसल्टेशन में रेफर कर देंगे। अगर हमारे पास टेंशन निमोथोरिक्स का पेशेंट आ रहा है तो नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे, ट्यूब थोरैकोस्टोमी करेंगे। कार्डिक टैम्पोनार्ड में हम लोग पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में 20 ml पर kg नॉर्मल सलाइन बोलस देंगे और थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे और एंटीकोगुलेंट्स देंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि ट्यूब थोरैकोस्टोमी किधर करते हैं। नीडल डिकम्प्रेशन हम लोग सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं, नीडल डालते हैं, नीडल डिकम्प्रेशन वहाँ से करते हैं, डेट्स इट।